नहीं है। आज हम केरल में जाते हैं, केरल में जाते कितनी एजुकेशन है, वहाँ कोई जाति पाति किसी धर्म की कोई मतलब नहीं है, एकदम धर्म निरपेक्ष चलता है, एक थाली में सब खाना पीना। सिर्फ हमारे बिहार यूपी जितना है, ये महाराष्ट्र अगरम बगरम ये सब जो है, हम लोग इतना न जाति के जहर में उगला दिया गया है सरकार ने, हमको भुलाना बहुत मुश्किल हो गया। नमस्कार, मैं हूं राजू रैन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज राजद कार्यालय में सदर प्रखंड खगड़िया की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि नेतृत्व कर रहे थे खगड़िया प्रखंड अध्यक्ष सुनील चौरसिया जी, और साथ में मौजूद थे खगड़िया के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव जी, और खगड़िया के वर्तमान में प्रभारी, चुनाव प्रभारी धनिक लाल मुखिया जी। तो आज हम पूछेंगे, अभी फ़िलहाल अल्पसंख्यक के जो 2 बार ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं जुल्फ़िकार साहब जी, तो इनसे सर से जानेंगे कि आज की जो मीटिंग थी इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं। सबसे पहले राजू जी, आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। आज खगड़िया राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल की अहम बैठक हुई, और जिसमें ज़िला चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे। काफ़ी गहन चिंतन मनन हुआ, क्योंकि पिछले लोकसभा में, खगड़िया लोकसभा में हमारा करारा हार हुआ। खगड़िया लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता है, हसनपुर विधानसभा, अलौली विधानसभा, खगड़िया विधानसभा, परबत्ता विधानसभा, बिलदौर विधानसभा, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा, और हम 6 विधानसभा में हार गए। नतीजा यह है कि हमारा कैंडिडेट 1,61,000 वोट से हारा। तो इसी के लिए विचार विमर्श हो रहा है। संगठन को मजबूत करने के लिए, और हर विधानसभा में बड़ा ताज्जुब की बात हुई कि हम 6 विधानसभा था, 6 विधानसभा में हम हार गए। कहीं न कहीं हमारे संगठन में कमज़ोरी रही है, कहीं न कहीं हमारे नेताओं में भी कमज़ोरी रही है, कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में कमज़ोरी रही है, जिसके वजह से हम जो है पूरे 6 विधानसभा में हार गए हैं। इसके लिए विचार विमर्श हो रहा था, चूँकि आगामी 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव होना है। वही हमारा इंडिया गठबंधन रहेगा, वही हमारा वोटर भी रहेगा, और वही संगठन में पदाधिकारी भी, संगठन के लोग भी रहेंगे, साथी भी रहेंगे। तो हम कैसे विधानसभा चुनाव जीतें, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही थी। तो जब तक हमारा बुनियाद मजबूत नहीं होगा, जब तक पंचायत के हर जाति धर्म समुदाय के वोटर के ज़ुबान से लालू यादव जिंदाबाद का आवाज़ नहीं गूंजेगा, तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पार्टी में बैठकर हम लोग लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करते रहें, उससे हमारी कामयाबी नहीं होगी। जब तक पंचायत में दलित, महादलित, जिसको लालू यादव ने बड़ा प्यार दे के लाया, उसको अधिकार बताया, जीने का, चलने का, बोलने का ज़ुबान दिया, जब तक उन लोगों की ज़ुबान से लालू यादव जिंदाबाद नहीं होगा, तब तक हमारी कामयाबी नहीं हो सकती है। इसी के लिए आज विचार हो रहा था कि पुनः हम पुराने रास्ते पे जाएं, और जहां लालू यादव का जीन बसता है, वोटर बसता है, वहां तक हम पहुँचें, और वहां के ज़ुबान से उनके दुख दर्द में हम खड़े रहें, उनसे भाईचारा का हाथ बटावें, क्यों हमसे वो बिछड़ गए, इस पर हम लोग चर्चा करें। और जब हर पंचायत से आवाज़ गूंजेगा, तो हमको लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि 2025 में हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं होगी, ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा सर, एक सवाल है। 15 सितंबर को पटना में बापू सभागार में एक पूरे बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से वक्फ संशोधन बिल पर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सैयद फैसल रहमानी साहब। क्या लगता है कि इस वक्फ के लिए जो सभी संगठन को इसमें सहयोग मिल रहा है? देखिए, सभी संगठन का सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम दल को और तमाम साथी को कूद जाना चाहिए। इसलिए कूद जाना चाहिए कि
2014 से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और लगातार वो मुसलमान को ही टारगेट करते आया है और शरीयत पर हमला करता आया है, मुसलमान पर हमला करता आया है, मस्जिद पर हमला करता आया है। इन तमाम मुद्दे को देखते हुए जब तक हमारा इंडिया गठबंधन का तमाम नेता, तमाम साथी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, तब तक जो है क्या कहते हैं कि इस तरह का बिल वापस नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसान के खिलाफ भी यही मोदी जी की सरकार काला कानून लेके आया। मैं हिंदुस्तान के किसान को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आंदोलन के ज़रिए कानून को वापस कराने में कामयाब रहा। ठीक उसी तरह मुसलमान के ऊपर हमला किया है कि जितनी भी वक्फ की संपत्ति है वो सरकार जो है, केंद्र सरकार, भारत सरकार, वो अपना कब्ज़े में लेना चाहती है, जो ये तमाम मुसलमानों की संपत्ति है। कब्जा नहीं, बल्कि उनका एक सोच है कि इस जो वक्त की संपत्ति है सही उपयोग हो। कुछ चंद लोग हैं जो कि मुख्य जो जिम्मेदारान जिसको मुसलमान मानते हैं, कहा जाता है कि वो उस संपत्ति का अपने इस्तेमाल में लाती है, और जो मुस्लिम समाज है, जो गरीब, पिछड़ा, दलित, जो बैकवर्ड क्लास पे कहा जाए, जो भले उच्च जाति के लोग हैं लेकिन जो गरीबी स्थिति में जी रहे हैं, शिक्षा से दूर हैं, उसके हक के लिए काम नहीं किया जा रहा। ये ऐसा वक्फ पर आरोप बीजेपी लगाया है। देखिए, हर ज़िला में वक्फ बोर्ड की एक कमेटी है और हर ज़िला में हमारा वक्फ बोर्ड की कमेटी काम कर रही है, और वक्फ की संपत्ति से क्या कहते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे वक्फ के साथी वहाँ तक पहुँचते हैं, और वक्फ की संपत्ति ज़रूरतमंद लोगों तक हमारा साथी पहुँचाते भी हैं। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि चंद लोग इसको कब्ज़ा में किए हुआ है, तो ये प्रोपेगेंडा है। एक माहौल बनाना चाहता है, क्योंकि इधर भी 2024 में भी 2-3-4 स्टेट में चुनाव है, फिर 25 में चुनाव है। हिंदुस्तान में लगातार हर स्टेट में कहीं न कहीं चुनाव होते रहता है। तो इसी तरह से प्रोपेगेंडा फैला करके हिंदुस्तान के आवाम को दो धारा में बांटने का प्रयास कर रहा है, और ये वोट हासिल करने का, सत्ता पाने का ये षड्यंत्र है, साजिश है। और हम तमाम लोग, और ख़ास करके हम मुस्लिम समाज को कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर आइए, रोड पे उतरिए, आंदोलन कीजिए, और हमको उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का तमाम नेता हमारे साथ रहेगा, कंधे में कंधा मिला के चलेगा, क्योंकि ये तो प्रोपेगेंडा है ना। अच्छा, ठीक है, प्रोपेगेंडा है, तो आपका कितना ऐसा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है जिसको वक्फ बनाया हो, जिससे अल्पसंख्यक मुस्लिम को या गरीब बच्चे को इससे फ़ायदा मिलता हो? कितना है बताइए। बहुत है। कहाँ आपको खगड़िया में भी क्या कहते हैं कि कोसी कॉलेज में छात्रावास है, क्या है, तो सरकारी? हाँ, सरकारी है। तो वक्फ संपत्ति से ढेर सारे मदारिस चल रहे हैं हमारे, ढेर सारे मकतब चल रहे हैं हमारे। कौन सा मदरसा चल रहा है, सब बताएं, प्रूव करें। तो ये तो मान लीजिए कि लिस्ट देखना पड़ेगा ना, ये तो हमारा पूरा ज़िला अध्यक्ष। कहीं मौलाना से इसके जो जानकार हैं, मैंने उनसे भी सवाल किया, लेकिन ऐसा कहीं रिजल्ट देखने को नहीं मिला। आप बुजुर्ग हैं, जानकार हैं, नेता हैं, और अल्पसंख्यक में काफ़ी जाने पहचाने चेहरा हैं। ये तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि एक लड़की के लिए भी यूनिवर्सिटी खुले या कॉलेज खुले, जिससे कि नज़दीक में उसको शिक्षा हासिल करने में सहूलियत हो। लेकिन ऐसा कहीं आप पूरे बिहार में बताइए कि लड़की के लिए कहाँ स्पेशल में बना हुआ है? देखिए, जो भी आमदनी हर ज़िला में वक्फ की संपत्ति से आ रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे गरीब, यतीम, मुसलमान समाज के बच्चों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ मतलब बड़ा हिस्सा, वक्फ की ज़मीन का बड़ा हिस्सा कुछ लोग जो है दबंगई के वजह से, ताकत के बल पर उसको कब्ज़ा किए हुआ है। लगातार वक्फ आवाज़ उठाती रही है। हमको लगता है कि अगर प्रशासनिक मदद मिलता रहता तो वो भी संपत्ति वापस होता, कब्ज़े से बाहर होता। लेकिन जो भी कब्ज़े में है वो कहीं न कहीं यतीम, गरीब के मसले में काम आ रहा। जी, चलिए, सभी सवालों पर जो सर अच्छे जवाब दिए। मेरा अंतिम एक सवाल है
कि 2005 और 6 के दरमियान में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में निकाली गई थी, जिसमें कि बहुत बड़ा उस कमेटी से आरोप लगा था वक्त पर उस समय भी कि जिस तरह से 1,68,000 करोड़ रुपया का इनकम दिखाया, जबकि उसका हिसाब निकाला गया जोड़ घटा करके सच्चर कमेटी जैसा बता रही है कि इसका इनकम 12,88,000 रुपया करोड़ इसका सालाना इनकम होना चाहिए। ज़रा सोचिए 1,68,000 करोड़, और उसका सही रिपोर्ट वो निकाले कि अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए, इसका देख रेख किया जाए तो 12,88,000 रुपया करोड़ सालाना इनकम हो सकता है। तो ये कितना बड़ा घोटाला कहें। और दूसरी बात ये है कि वक्त के बारे में अभी भी देहाती क्षेत्र में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि वक्त है क्या। तो ये जिम्मेदारी है उन लोगों का भी जो मुस्लिम का नेतृत्व करते हैं, सरपरस्ती करते हैं, रहनुमाई करते हैं, कि हम आपका देखभाल करते हैं, हम आपका दुख दर्द में शामिल होते हैं। तो उनसे मेरा गुजारिश है, सर से भी मेरा गुजारिश है कि आप उनको बताएं ये आपकी संपत्ति है और इसका देख रेख करना आपकी जिम्मेवारी है। तो ये 2005 की मैं सवाल ये है कि रिपोर्ट में देखा गया, ये मैंने बता दिया। दूसरी बात ये है कि जो एजुकेशन जो स्थिति बताया गया उस समय मुसलमान की, दलित से भी बदतर, इस पर आप क्या? देखिए, उसके लिए ये सही है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो आया उसमें था कि हिंदुस्तान में मुसलमान का शैक्षणिक हालत दलित से भी नीचे है, नीचे। तो उसके लिए हमारा जमीयत उलमा काफ़ी ज़ोर शोर से पहल करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। जमीयत उलमा ने देखा या हमारा मुस्लिम संगठन ने देखा कि सच्चर कमेटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो हमारा जमीयत उलमा आगे बढ़ चढ़ के इस पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि ये जो हमारा पोजीशन है, दलित से भी नीचे का पोजीशन है, इसको किस तरह से उबारा जाए, इसको किस तरह से आगे लाया जाए, इसके लिए हमारा जमीयत उलमा भी काम कर रही है। इसके लिए हम जमीयत उलमा को भी और उनके साथियों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और निश्चित रूप से जो लगन है और जो काम है उनका, उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं कि हमारे कौम के लिए जमीयत उलमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? भाई उसी का अंग हम लोग भी हैं ना, उसी का अंग तो मुसलमान का एक संगठन है। वो तो कोई पार्टी है नहीं, वो संगठन है। संगठन है, लेकिन आप जिस संगठन से बिलोंग कर रहे हैं, नाता रख रहे हैं, तो आपकी पार्टी या आप क्या कर रहे हैं? सवाल एक चीज़ है कि जहाँ तक हमारा पार्टी का सवाल रहा, तो ये तो केंद्र का मामला है। जब तक केंद्र सरकार पार्लियामेंट में दोनों सदन में पास नहीं करेगा इसको आगे बढ़ने के लिए, इसकी मदद के लिए, तब तक तो क्या कहते हैं कि गाड़ी आगे नहीं चल सकेगी। लेकिन राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि कम से कम हम अपने स्टेट में इस रिपोर्ट के ऊपर हम कुछ काम करें। इस रिपोर्ट के जो आया है उसको हम आगे बढ़ावें, दायित्व बनता है और करना चाहिए। नहीं करता है तो एक तरह से कहा जाए कि हम लोगों को ठगता है, हम लोगों को गुमराह करता है। पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम किसी दल के लोग। जी चलिए, आपने जो बोलना था आपने कह दिया अपनी ज़ुबान से कि कहीं न कहीं मुसलमान हम पहले हैं, इसके कारण हम ठगे जाते हैं। तो अंतिम ये है कि अपने समाज अल्पसंख्यक से आप आते हैं, तो मुस्लिम समाज से एजुकेशन पर्पस से क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी शिक्षा का अहमियत नहीं जानते हैं, ना देते हैं? इसके लिए तो हम तमाम मुसलमान से कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी मुसलमान खुशहाल हैं, आप सरकार की फ़िक्र को छोड़ दीजिए, सरकार के ऊपर भरोसा न कीजिए। सरकार किया तो भला, नहीं किया तो भला, वो हमारा कौम है। हमको आपको जगना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाबी को जा सकते हैं। अगर सरकार इसके लिए तो पढ़ना लगेगा। जब तक शिक्षा नहीं आगे होगा, जब तक हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक हमारा बच्चा हक अधिकार को समझ नहीं पाएगा। इसलिए पहले हम मुसलमान इस ओर आगे बढ़ें, उसके बाद देखना है कि कोई जिस दल में हम हैं वो हमारे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर रहे थे बहुत पुराने नेता हैं राजद के, जुल्फ़िकार साहब।
तो सर से मैंने कई सवाल, इन्होंने कहा कि अगर समाज को एक बेहतर बनाना है या सुंदर बनाना है तो हमको सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए और हम सबको अपने बुनियादी तौर पर खुद से पहल करना चाहिए और हम सरकार का भरोसा छोड़ के अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लाना चाहिए ताकि जो है समाज एक अच्छा और सुंदर बन सकता है। तो देखिए और भी साथी हैं, क्या कहना चाह रहे थे? हम कहना चाहते हैं ये कि हमारे जुल्फ़िकार भाई राजद के महासचिव है, लेकिन जो भी बात बोले हैं अल्पसंख्यक के मामले में वो परफेक्ट बोले हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है अल्पसंख्यक के बारे में बोल रहे हैं कि अगर इनकी बात जो भी बोले अगर हम उस पर कहाँ चलते हैं, ये अल्पसंख्यक का ही मतलब है, ये अल्पसंख्यक को बार बार अटैक किया जाता है। लेकिन हमारा क्या मुद्दा है कि अल्पसंख्यक जो क्या चाह रहा है कि हम खा पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है जाने दो, हम नज़रअंदाज करते हैं। इससे हमको अगर हम ये नज़रअंदाज करते, मेरे छोटे भाई जो है जो एकदम अति पिछड़ा है, जो एकदम बेकार ही काम नहीं करने वाला है, उसका तो और डिमोलाइज हो ही जा रहा है। तो हमारा कौम जो है इसी तरीके से बदतरीन हो ही जा रहा है। हम जो है अगला जो उसका मुख्य कारण एजुकेशन भी है, उसका मुख्य कारण एजुकेशन है। अगर एजुकेशन हमारा प्राप्त किया तो इससे आगे, लेकिन अभी भी है, अगर बहुत से जगह एजुकेशन नहीं है, लेकिन अभी देखिए बहुत सा ये दिया गया वक्फ बोर्ड का जो आपको स्कैनिंग करने का, अभी मुश्किल से 3 करोड़ गया, हम लोग कितना 25 करोड़ की आबादी है, तो उसमें भी हम लोग अवेयरनेस आपके समाज में नहीं है ना, वो जान ही नहीं रहे हैं, स्कैन करना नहीं जान रहे हैं, उनको तो बता रहे हैं, उनको ईमेल का मतलब भी उनको मालूम नहीं है। आज हम केरल में जाते हैं, केरल में जाते कितनी एजुकेशन है, वहाँ कोई जाति पाति किसी धर्म की कोई मतलब नहीं है, एकदम धर्मनिरपेक्ष चल रहा है, एक थाली में सब खाना पीना। सिर्फ हमारे बिहार यूपी जितना है, ये महाराष्ट्र अगरम बगरम, ये सब जो है हम लोग इतना ने जाति के जहर में उगला दिया गया है, सरकार ने हमको भुलाना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए हमने एक चंद मिनट हमने मुसलमान भाई से इतला करते हैं, आप सरकार के बात पर मत चलिए, आप कम से कम अपनी उम्मीद लेके चलिए कि हमारे जो भी जाति प्रबंधन पर किसी तरह का ठेस आवे तो सभी को एक होके एकजुट होके आवाज़ उठावे। आवाज़ उठाने में कोई इस्लाम भी कहता है कि आवाज़ उठाइए, नहीं लाठी भाला फरसा नहीं, जुबान से बोलिए, इकरार करिए, तो हमारी झूठ होगी, एक लाठी झूठ होगी तो हमारे आने वाले भविष्य में इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, और नहीं तो इस्लाम ऐसे भटकते जाएगा, भटकते भटकते हम कहाँ पहुँच जाएंगे उसका कोई स्तर नहीं रहेगा। हम धन्यवाद बातें करने के लिए। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।